दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय। जी हाँ, आज हमारी खास पेशकश है क्या निर्भया को मिलेगा इंसाफ। और इस बार ये निर्भया है विदर्भ के वाशिम जिले की। विदर्भ के वाशिम जिले के रिसोर्ट में रहने वाली एक 32 वर्षीय महिला के घर में घुसकर खुद कुछ अज्ञात आरोपियों ने उसके साथ विनय भंग किया और उसको जिंदा जला दिया। वो महिला आज हमारे घर में नहीं है। आइए ये पूरा मामला क्या है ये देखते हैं। विदर्भ के वाशिम जिले के रिसोर्ट में रहने वाली एक दलित महिला को विनय भंग कर उसको जिंदा जला दिया गया है। इस मामले में 7 आरोपियों के नाम खुद पीड़ित महिला ने लिए हैं और मामला भी कब उजागर हुआ 20 दिनों बाद। इस वीडियो में खुद महिला ने अपने साथ हुए अत्याचार की आप बीती सुनाते हुए आरोपियों के नाम बताए हैं। आखिर देखते हैं कि वाशिम के रिसोर्ट की ये क्या घटना है। रणजीत आणि देवदास एकूण 7 माणसं होते. त्यानं माझ्यावर बलात्कार केला, जासून केली, तोंड दाबू लागले, माझ्यावर जासून केले, पळून गेले. एकूण 7 माणसं होते. महिलाओं के सम्मान की कितनी भी हम बात क्यों ना कर ले, लेकिन हकीकत में महिलाओं के सम्मान और उनके सुरक्षा का मुद्दा अक्सर हमारे सामने एक सवाल बनकर सामने आता है और आईना बताकर जाता है उस समाज के घिनौने चेहरे का, जिसमें हम हर रोज जानी कितनी महिलाएं भेंट चढ़ती है। मी उत्तम मोरे आणि माझी मुलगी संगीता मोरे तिच्यावर दिनांक 7 रोजी बलात्कार झाला। ही घटना मला माझ्या मुलाने गणेश मोरे यांनी कळवली. तर मी रात्री 12:30 वाजता ती घटना मला कळाली. त्यानंतर मी माझ्या सोयीनं रात्री सकाळी गाडीत बसलो आणि अकोल्याला आलो. अकोल्याला आल्याच्या नंतर ती घर गेलो तो मला 1:30 वाजले. अकोल्या 1:30 वाजल्यानंतर तर त्या दवाखान्याची गेट बंद असल्यानं मला जाता आलं नाही. म्हणून मी आपला सकाळी 6 वाजता गेलो. 6 वाजता माझ्या मुलीसोबत गेलो. तर मुलीला विचारलं बाई काय झालं. तर बाईने सांगितलं अशी रडू लागली आणि रडल्याच्या नंतर तिनं काहून रडते बाई तू काय झालं. तर तिनं मला असा उत्तर दिलं बाबा काय सांगू आपल्या गावच्या रणजित देशमुख आणि देवदास देशमुख आणि बाकीचे 5 जण मुली यानं माझ्यावर आईपाणी बलात्कार केला आणि बलात्कार केल्याच्या नंतर माझे हात बांधल्यानं माझ्या तोंडात कपड्याचा गोळा घातला आणि माझ्यावर घासेट टाकलं आणि मला जाळून टाकलं. काय सांगायचं. मग नंतर मी ती बाईची हे ऐकल्यानंतर मी रिसोर्ट स्टेशनला आलो आणि रिसोर्ट स्टेशनला चक्रे साहेब आणि दुकरे साहेब याच्या समोर गेलो आणि साहेब म्हणलं आमची ही तक्रार घ्या. तक्रार घेतल्याची घ्या. तर ते काय बोलले तुझी काय तक्रार घ्यायची तुझी पोटी शिनाला आहे म्हणून. शिनाला असल्यानं मी तिथून बाहेर निघालो आणि बाहेर निघाल्यानंतर मला पुन्हा यायचं नको अजून काय साहेब आमची घरचे हात का घेतले. त्याच्याने मला धमकी दिली तुझ्या आता जास्त बोलशील तुला पुन्हा आम्ही पुन्हा दिला टाकू अशी धमकी दिली. धमकी दिल्याच्यानंतर मी साहेब म्हणून मला काय सुचेना मला काय करावं काय नाही. म्हणून मी काय केलं बहुजन समाज पार्टीचे जिल्हा अध्यक्ष अविनाश वानखडे यांच्याकडे आणि त्यांनी सांगितलं मी की त्या अशी घटना झाली. त्यांनी मला बरोबर मार्ग दाखवला आणि ही सर्व काय त्यांनी केलेलं आहे. भयानही भीतीनं असं मी म्हणलं बाई तुला कसं बयान दिलं. तर त्या पोराचं नाव सांगितलं तिनं आणि दुसरं आहे म्हणे एक त्याचं नाव काय देवदास का काय असं आहे म्हणे. पण बाहेर कोण होतं ते नाही मला माहीत. पण माझ्या बांगड्या फुटल्या म्हणे, गळ्यातली पोत तुटली तिची. ती पोतही बी हे झालेली होती. तिची जे सगळी शेडशाड करून शेण्या तोंडात पालवं पोचले, हातपाय आणलेले होते आणि ते टाकलं अंगावर डबीची काडी ओढली. पण जेव्हा त्या हातचा जाळ मोठा झाला तेव्हा त्यानं कडी उघडली पुन्हा परत आणि पळून गेले. मग ते हात जरा तिचे ढिले झाले मग तिनं असे काढले आणि कळशी भरेल होती ती अंगावर घेतली आणि अशी आली दारीन म्हणे जोऱ्यान कलमा केला बापा 10 रे 10 मरते आता. तेव्हा मग आजूबाजूचे लोक जमा झाले. ही तिची चुलती आहे नागवी झाली. मग कलमा केल्यावर आली. मग तिनं काय केलं याच्यात कपडा घेतला आणि असा बहानला तिला. मग ती पुन्हा परत अशी बसली
अशी बसल्यावर मग पुतणी आला आणि मग त्यानं अंगावर रग टाकली आणि मग 2-3 पोरं जमा केले आणि तिला गाडीत टाकलं आणि सोडलं गेलं रिक्षात टाकलं. आता काय सांगायचं आहे सर की यांनी माझ्या आईवर लय अत्याचार केला आहे आणि पोलीसवाले आहेत ना यांनी 1 महिनासुद्धा पलटून पण काही आरोपीला अजून अटक नव्हता काहीच नव्हता. जे माझ्या आईची मौत झाली तेव्हा हे आले SP DSP सर्व आणि मग मला मदत करायची सुचू लागली. माझी आई जोपर्यंत तरफडली त्यांनी मग काहीच केलं नाही. माझे आजोबा पोलीस स्टेशनला गेले DSP जवळ SP जवळ त्यांनी त्याला धक्के मारून बाहेर काढला. बोलते तू खोटा बोलते. असं काय नाही आहे. रणजित आणि देवदास एकूण 7 माणसं होते. त्यानं माझ्यावर बलात्कार केला. जास खून केली. तोंड जाऊ लागले माझ्यावर. जास केले पळून गेले. एकूण 7 माणसं होते. हम बात कर रहे हैं इस बार महाराष्ट्र के वाशिम जिले के रिसोड में रहने वाली 32 वर्षीय महिला को उसके ही घर में घुसकर पहले तो उसका विनय भंग कर बलात्कार करने की कोशिश की गई। फिर आरोपियों ने उस महिला को जिंदा जला दिया। घटना वैसे तो 7 फरवरी 2017 की बताई जा रही है, जो करीब उजागर हुई 20 दिनों के बाद, जिसकी हकीकत आप खुद ही जान ले। रणजित आणि देवदास एकूण 7 माणसं होते. त्यानं माझ्यावर बलात्कार केला. जास खून केली. तोंड जाऊ लागले माझ्यावर. जास केले पळून गेले. एकूण 7 माणसं होते. यहाँ पे जो घटना हुई है वो घटना है 6 फरवरी की और 7 फरवरी की घटना है और 6 मार्च को यहाँ जो मयत संगीता मोरे नामक जो स्त्री है जो बुद्धिस्ट समाज की महिला है और ये बुद्धिस्ट समाज की महिला पर पूरे महाराष्ट्र में अन्याय अत्याचार मनवादी लोग यहाँ पे करते आ रहे हैं। वाशिम में भी ऐसी कितने घटना यहाँ पे हुई है। वैसा ही एक गांव मोटे गांव में वाशिम शहर के रिसोड तहसील के मोटे गांव में घटना घड़ी है और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इनका ये पीछे घर है। यहाँ पे जो मयत व्यक्ति थी संगीता मोरे नामक स्त्री यहाँ पे रहती थी। उत्तम मोरे मी कर्जतला काम करीत असताना मला असे समजलं माझ्या बहिणीला जाळलं आणि तेव्हा आम्ही आई वडील आणि तुरंत तिथून अकोल्याहून निघालो, नेरळहून निघालो अकोल्याहून तिथून दवाखान्यात गेलो. तिथं संगीताबाई माझी बहीण तिला विचारलं तर तिने आम्हाला 5 जणांचे नाव सांगितले. 7 जणांचे नाव सांगितले तिने आणि दोघं तिला माहीत होते, रणजित देशमुख आणि देवदास देशमुख. बाकीचे 5 तिला काही माहीत नव्हते. तेवढ्या जळलेल्या व्यवस्थित होती, तिला काय ते ओळखला आले नाही. आल्यानंतर ती आम्हाला एवढं सांगितलं आणि आम्ही वाशिम जिल्ह्याचे अध्यक्ष DSPचे अध्यक्ष अविनाशसाहेब वानखेडे यांच्याकडे गेलो आणि त्यांना आम्हाला न्याय मिळवून दिला. एवढंच माझी त्यांना. संतोष वाठोरे मोठेगावाची रहिवासी असून संगीता मोरे हिचा नातेवाईक आहे. मी मोठेगावाची रहिवासी असून मला माझ्या नातेवाईक बहिणीवर अत्याचार झाला याबद्दल मला जे सांगायचे आहे जे असे आहे की गावातील रणजित देशमुख, देवदास देशमुख आणि इतर 5 अशा 5 आणि एकूण 7 जणांनी बलात्कार करून तिला जाळले आणि जाळल्याच्या नंतर ते पळून गेले. जेव्हा पळून गेले तेव्हा गावातील तिनं आरडाओरडा केल्याच्या नंतर गावातील काही लोकांनी आम्ही तिला घेऊन रिसोड येथे दवाखान्यात दाखल केले. जेव्हा दवाखान्यात दाखल केले तेव्हा तिथं सांगितलं की बुवा अकोला येथे तिला हलवा म्हणजे न्यावं लागणार आहे. जेव्हा अकोला येथे नेले तेव्हा तिचे आईवडील आणि आम्ही सर्व सोबत भेटलो तेव्हा तिने हे नावं सांगितले आणि त्याच्यानंतर पोलीस स्टेशनला 6 फेब्रुवारी रोजी घटना घडली. जेव्हा घटना घडली त्या घटनेपासून 1 महिना उलटला. पोलीस स्टेशन काहीही करायला तयार नव्हते. उलट
आम्हाला उत्तर असे फिरवाफिरवीचे देत होते. जेव्हा तसे उत्तर मिळत होते तेव्हा आम्ही बहुजन समाज पार्टीचे अध्यक्ष अविनाश भाऊ वानखेडे आणि संदीप ताजने यांच्याकडे जाऊन आम्ही त्यांना विनंती केली की बाबा आपलं जे प्रकरण आहे हे कुठंच काहीच नसल्यामुळे तुम्ही आम्हाला थोडी मदत करा. आणि त्यांनीही खूप मदत केली आणि म्हणजे आम्हाला न्यायाच्या रस्त्यावर आणली आणि आता न्याय मागत आहेत आणि आमच्यासोबत ते सर्व काम करत आहेत. नरवाडे संगीता पवार ही माझी मावशी. 7 फेब्रुवारीला ही घटना घडली आहे. जेव्हा संगीताबाई शेतातून आल्यावर घरी आली तेव्हा ही 11:30च्या सुमारास ही घटना घडली. जेव्हा ती घरात होती तेव्हा तिला बाहेरून बाईसारखा आवाज आला. जेव्हा ती घर उघडलं तेव्हा ते घरात आले आणि तिच्यावर अत्याचार करू लागले. तेव्हा तिनं प्रतिकार केल्यामुळे त्यांनी लोकांना माहीत होऊ नये आम्ही बलात्कार केला म्हणून तिचे हात बांधून तिच्या तोंडात कापडं घालून तिला पेटवून दिले. तिला पेटवून दिल्याबद्दल मग मोठा जाळ झाल्यामुळे ते बाहेर गेले आणि ती मग बाहेर येऊन तिच्या अंगावर पाणी घेतलं आणि तेव्हा तिने कलमा केला. तेव्हा सर्व बाहेर आले आणि माझे मामा गणेश मोरे यांना कोणीतरी तिकडे बोलवायला आले आणि माझे मामा आल्याच्या नंतर ती म्हणाली गणेश मला वाचव, मला मरू नाही वाटत, मला वाचव. म्हणून माझ्या मामाने तिला ऑटो करून रिसोर्टच्या ग्रामीण रुग्णालयात नेले. तेव्हा तिथं त्यांनी सांगितलं की हिला अकोल्याला घेऊन जा. तेव्हा त्यांनी डायरेक्ट अकोल्याला नेले. तेव्हा माझ्या मामांनी उत्तम मोरे यांना फोन केला आणि त्यांना तिकडून बोलवून घेतले. तेव्हा ते गाडीत बसले आणि अकोल्याला आले. संगीता मावशींनी खरी घटना जेव्हा सांगितली तिला दबाव देण्यात आला होता की तू जर आमचं नाव सांगशील तर तुझ्या घरच्याला आम्ही तसंच जाळून टाकून तुझ्या 2 लेकरांना जाळून टाकू. म्हणून तिने दिवा पडल्याचं कारण पहिल्यांदा सांगितलं होतं आणि नंतर तिने खरं बयान दिलं. गौतम तिचा मोठा मुलगा गौतम पवार याला तिने सर्व हकीकत सांगितली. तेव्हा गौतम पवार यांनी तिच्या मावशीला शिंदे मावशीला पूर्ण माहिती सांगितल्याच्या नंतर त्यांनी पोलिसांना डबल बोलवून तिचे खरे बयान घेतले. तिने त्या बयानात सांगितलं की 2 जण होते, रणजित देशमुख आणि देवीदास देशमुख हे होते आणि मला बलात्कार करून मला जाळून टाकले. पण बाहेर 5 जण होते त्यांना काही मी ओळखू शकले नाही म्हणून मी या दोघांचं नाव सांगते. ती म्हणे मला मरायचं नाही, मला वाचवा आणि या दोघांना फाशीची सजा झालीच पाहिजे. त्या दोघांसोबत जे काही हजर आहेत त्यांनाही फाशीची सजा झाली पाहिजे अशी ती म्हणाली. मग जेव्हा पोलिसांनी घेतलं तेव्हा पोलिसांनी तपास लावण्यास सुरू केला. नुसता FIR दर्ज केला. पण जेव्हा माझे बाबा 7 फरवरी 2017 को वाशिम के रिसोड में हुए इस घटना के बाद पहले तो पीड़िता के परिजनों ने अपनी बेटी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. तब पता चला कि उनकी बेटी करीब 65% जल चुकी है, जिसको उनके ही गांव के रणजीत देशमुख और उनके साथियों ने इस अवस्था में पहुंचा दिया. और तब तक घर वाले अपनी बेटी को बचा पाते तब तक उनकी बेटी को आग अपनी चपेट में ले चुकी थी. रणजित आणि देवीदास एकूण 7 माणसं होते. त्यानं माझ्यावर बलात्कार केला, जाळ सुरू केली, तोंड जाऊ झाले, माझ्यावर जाळ सुरू केले, पळून गेले. एकूण 7 माणसं होते. सरपंच पांडे, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा जिल्हा वाशिम. ज्या ठिकाणी या मोठेगावमध्ये संगीताताई मोरे यांच्यावर ज्या नराधमांनी बलात्कार केला आणि तिची क्रूर हत्या करण्यात आली, तोंडामध्ये कपडा दाबून मारण्यात आलं, अशा या नराधमांना फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे. आम्ही सर्वजण समता सैनिक दल त्यासाठी सज्ज होणार आहे. गुन्हेगाराला गुन्हेगारीची शिक्षा झालीच पाहिजे. ही सर्व समस्त वाशिम जिल्ह्यातून सर्व बौद्ध बांधवांची कळकळीची विनंती आहे की शासनाने याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. जर या गोष्टीकडे दुर्लक्ष झालं, या बलात्काराला, या खुन्याला जर आपण सहारा दिला तर आंबेडकरी समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, याची शासनाने नोंद घ्यावी. हीच समता सैनिक दलातर्फे
वाशिम जिल्ह्यावरती वाशिम जिल्ह्यातर्फे हा विनंती आहे आणि या बलात्कारांचा या ठिकाणी समता सैनिक दलातर्फे आम्ही निषेध करतो आहे. समता सैनिक दलातर्फे निषेध करतो आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा केंद्रीय शिक्षिका वर्षाताई नवराडे, अकोला जिल्हा. जे आपल्या मोठेगावमध्ये जे प्रकरण झालेलं आहे संगीता मोरे यांचं, त्यांच्या जे अपराधी आहेत ते त्यांच्यावर जे अत्याचार केलेला आहे आणि त्या सर्व अपराध्यांना जास्त म्हणजे सर्व चौकशी करून त्यांना कडक कारवाई व्हावी अशी आमची सुद्धा इच्छा आहे आणि आम्ही या सर्व गोष्टींचा निषेध करतो सर्वांना. पीड़िता का बेबस बाप करता तो भी क्या, अपनी बेटी को जले हालात में अस्पताल में भर्ती कर इस बेबस बाप ने रिसोड पुलिस को इसकी शिकायत करनी चाहिए. लेकिन यहाँ भी रंजित देशमुख और उसके साथियों ने मामला सेट करके रखा था. ऐसा हम नहीं, खुद पीड़िता के परिजन और वहाँ की जनता कह रही है. और आखिरकार दबाव में आकर 5 दिनों के बाद ही सही पुलिस को मामला दर्ज कराना ही पड़ा. सगळ्यात अगोदर सगळ्या लॉर्ड बुद्धा चॅनलच्या प्रेक्षकांना माझा क्रांतिकारी जय भीम. मी ॲडव्होकेट संदीप रमेश ताजने, बहुजन समाज पार्टीचा महाराष्ट्राचा प्रदेश सचिव म्हणून काम करतो आणि मी वाशिम जिल्ह्याशी संबंधित आहे. सगळ्यात अगोदर आपण या प्रकरणाची पार्श्वभूमी समजून घेतली पाहिजे. मागच्या महिन्यामध्ये 7 तारखेला 7 फेब्रुवारीला रिसोड तालुक्यातल्या मोठेगाव गावामध्ये संगीता संजय मोरे या आमच्या बहिणीवर भगिनीवर त्या गावातल्या जवळजवळ 7 गावगुंडांनी मिळून सामूहिक बलात्कार केला आणि सामूहिक बलात्कार करून तिच्या अंगावर, तिच्या तोंडामध्ये तिने अगोदर प्रतिकार केला, विरोध करत असताना तिच्या तोंडामध्ये कापडी बोळा घालून त्यांनी तिच्यावर जबरदस्ती केली आणि जबरदस्ती केल्याच्या नंतर बलात्कार उडकल्याच्या नंतर त्यांनी त्या माझ्या बहिणीला त्या ठिकाणी चेटून देण्याचा, जाळण्याचा, त्या ठिकाणी माणुसकीला काळीमा फासणारा हा प्रकार त्या ठिकाणी केला. हे प्रकरण झाल्याच्या नंतर तिथल्या त्या संगीता ताईच्या भावकीतल्या, दूरच्या भावकीतल्या एका माणसाने अगदी आरोपींना सोयीस्कर होईल अशा पद्धतीने रिसोड पोलीस ठाण्यामध्ये त्या ठिकाणी तक्रार नोंदवली. तक्रार नोंदवल्याच्या नंतर पोलिसांना त्या घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन घटनेच्या खोलापर्यंत जाण्याची पोलिसांची जबाबदारी होती. मात्र एकंदरीतच पोलिसांनी या सगळ्या घटनेकडे अतिशय दुर्लक्ष केलं. सगळ्यात अगोदर त्या आमच्या बहिणीला रिसोडच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये त्या ठिकाणी भरती करण्यात आलं. नंतर अकोल्यामध्ये त्यांना घेऊन गेल्यात आलं आणि अकोल्याला नेल्याच्या नंतर जवळजवळ 3 वेळेस तिचे काही डेट डिक्लेरेशन आहे, तिची जी जबानी आहे ती बदलण्यात आली आणि ती वारंवार सांगत होती की माझ्यावरती मिळून 7 लोकांनी बलात्कार केला, पैकी 2 लोकांना मी ओळखते आणि 5 लोकांना मी ओळखत नाही. रणजित आणि देवदास एकूण 7 माणसं होते. त्यानं माझ्यावर बलात्कार केला, जाऊस केली, तोंड जाऊ झाले, माझ्या दास केले, पळून गेले. एकूण 7 माणसं होते. बताया जा रहा है कि पीड़िता पिछले कुछ वर्षों से अपने पति को छोड़कर अपने मां बाप के पास रह रही थी, जिसके साथ जबरदस्ती करने के बाद उसे जान से मारने की कोशिश कर आरोपी रंजीत देशमुख और उसके साथी मौका वारदात से फरार हो गए. आखिरकार 6 मार्च को पीड़िता की मौत हो गई, जिसके बाद रिसोड पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आ रही है. इस पूरे मामले पर हम सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाताओं की ओर, जिनका क्या रुख है वाशिम की इस घटना की ओर. आइए चलते हैं. इसी पर पूरी जानकारी लेंगे. हमारे तीनों प्रतिनिधि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं. स्वप्निल पराट जुड़ चुके हैं, मोनिका केवार और चेतना गानार. तीनों के पास बारी बारी से जाएंगे. सबसे पहले चलते हैं हमारे प्रतिनिधि स्वप्निल पराट के पास. स्वप्निल, आखिर ये मामला आपको किस तरह का लगता है? क्योंकि एक घटना होती है जिसके 1 महीने बाद करीब ये मामला उजागर होता है और उस लड़की की मौत हो जाती है. क्या कहेंगे इस सारी मामले के बारे में?
मुकेश, देखिए कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना जो है वो वाशिम ज़िले के रिसोड में ये सामने आई है। आपको भी पता है कि कुछ दिन पहले ही पूरे विश्व ने महिला दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया था और बातें भी कही जा रही थी कि नहीं कि महिलाओं को पुरुषों के साथ में एक समान अधिकार मिलना चाहिए, कंधे से कंधा मिलकर जाना चाहिए। मगर जिस तरीके की घटना ये जो रिसोड गाँव में सामने आई, कहीं ना कहीं एक जो समाज है उस पर एक ये तमाचा जड़ने वाली यह घटना है। अगर हम घटना की ओर रुख करें तो एक 32 वर्षीय महिला थी। 7 फरवरी की यह घटना है जब वो महिला अपने घर पर सो रही थी तो आरोपी जो है रंजीत देशमुख, देवीदास देशमुख, ये जो है भाई बताए जा रहे हैं और उनके साथ में जो 5 आरोपी भी इसमें शामिल हैं, उन्होंने महिला का जो है वो दरवाज़ा खटखटाया। जिस समय महिला ने दरवाज़ा खोला तो उस समय विनय भंग की कोशिश की और जिस समय महिला ने विरोध किया इस घटना का तो जो आरोपी थे उन्होंने तैश में आकर रॉकेल से उसे पूरी तरीके से जला दिया था, जिसके बाद में ये घटना का पता चला और उसके जो महिला के जो मृतक महिला है उसके जो परिवार थे उन्होंने उसे अस्पताल में भी दाखिल कराया था मुकेश। मगर जिसके बाद में 7 फरवरी के बाद में ये 20 दिन बाद जो है पुलिस ये जागती है मुकेश। और कब जागती है? जब यह जो घटना है ये सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो कहीं ना कहीं पूरा प्रश्न चिन्ह एक उपस्थित होता है हमारे पुलिस प्रशासन पे, हमारे राजनीतिक जितने भी नेता हैं जो खुलेआम बात करते हैं कि नहीं महिला के एकाधिकार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रशासन है, पूरा जो सिस्टम है उस पर ये एक तमाचा जड़ता है मुकेश। स्वप्निल, आप बने रहिए, मोनिका के पास चलते हैं। मोनिका, क्या लगता है आपको? इस पूरे घटनाक्रम को आपने देखा है, खासतौर पे आप भी एक महिला हैं और ऐसी जब घटना जब सामने आती है दिल्ली के बाद में दिल्ली का जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद में ऐसी घटना सामने आती है, एक देहात की घटना है, सीधे घर में लोग घुसते हैं महिला के और उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ कर, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश कर उसको जिंदा जला देते। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अगदीच मुकेश, एकीकडे राजकीय स्तरावर म्हटलं जातं, राजकारणी म्हटले जातात मोठे मोठे, म्हणजे महिलांनी फक्त पदवी घेणं, शिक्षण घेणं, म्हणजे अर्थकारण, राजकारण आणि समाजकारण या तिन्ही गोष्टींमध्ये महिला पुढे जात आहेत. मात्र याच देशातल्या महिला हा सुरक्षित नाही आहे दिसत आहे. दिल्लीनंतर दिल्ली निर्भया कांडानंतर आता कोपार्डी झालं, आता वाशिमचं झालं, अनेक ठिकाणी म्हणजे कुठेच देशात सुरक्षित नाही आहे. एकीकडं इस्रो एवढे यान सोडतोय, म्हणजे नासासोबत कॉम्पिटिशन होते देशाची आणि याच देशातल्या महिला या सुरक्षित नाही आहेत. म्हणजे 7च्या आत घरात हा जो क्रम होता आधी लावलेला होता तोही कुठं ना कुठं बघितला जाते. म्हणजे मेट्रोपॉलिटन सिटी राहिल्यात तर त्या ठिकाणी झाला बलात्कार झाला किंवा विनयभंग झाला महिलेचा तर नॅशनल इश्यू होतो, कॅन्डल लावले जातात, श्रद्धांजली वाहिली जाते आणि परत महिला सुरक्षेबद्दलचे मोठे मोठे म्हणजे जे गाणे आहेत ते गायले जातात. मात्र जे छोटे शहर आहेत, आता वाशिमचंच आपण बघितलं प्रकरण, तर या महिलेसोबत 7 इसमांनी हा विनयभंग केला आणि तिने विरोध केल्यानंतर तिला जिवंत जाळला गेला आणि 7 फेब्रुवारी नंतरची ही घटना 1 महिना पूर्ण होतोय. मात्र अजूनही आरोपीही अटकेत नाही आहेत. म्हणजे किती लज्जास्पद आहे ही घटना, म्हणजे किती घृणास्पद आहे ही घटना. एक महिला म्हणून संपूर्णपणे निषेध या ठिकाणी केला जातोय, माझ्यातर्फेही केला जातोय. मात्र अजूनपर्यंत आरोपी अटकेत आलेले नाही आहे. तर प्रशासन म्हणजे निंदा अवस्थेत आहे काय हा सवाल देखील आहे. आताच महिला दिन साजरा झाला. महिला दिनानिमित्त अनेक पुरस्कार म्हणजे दिले गेले महिलांना, मोठ्या मोठ्या गोष्टी केल्या गेल्या. मात्र जे महिला सशक्तीकरण आहे आणि महिला सक्षमीकरण आहे त्या कुठे आहेत गोष्टी? म्हणजे आता ह्या घटना होतच आहेत, रोज घटना घडत आहेत, छोट्या गावात होतात, ग्रामीण ठिकाणी होतात. म्हणजे महिला संध्याकाळी बाहेर जाऊ नयेत असं सांगितलं जातं. मात्र या घटनेकडे जर बघितलं गेलं तर भर दुपारी ही घटना घडली आहे. तर महिलांनी स्वतःच्याच देशात, स्वतःच्याच गावात, इवन स्वतःच्या घरामध्ये सुरक्षित कसं समजायचं? मुकेश, मोनिका, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हम चलते हैं हमारी प्रतिनिधि चेतना गानार के तरफ। चेतना, क्या लगता है हाल ही में मोनिका ने जिस तरह से बताया कि 2 दिन पहले ही वुमेंस डे मनाया गया है, महिलाओं को सम्मान दिया गया, उसके बाद में एक ऐसी घटना आती है वो भी महाराष्ट्र के ऐसे तबके से जिसे देहात कहा जाता है और वाशिम जैसे ज़िले में रिसोड ये गाँव है, वहाँ से एक महिला के साथ शारीरिक छेड़छाड़ और उसके बाद उसको जिंदा जलाया जाता है और वो महिला कोई एक ऐसे समाज से आती है जिसे दलित वर्ग कहा जाता है। क्या कहेंगे आप? कम्युनिटी बेस है, कम्युनिटी के हिसाब से आपको कितना बड़ा धक्का लगा है ऐसी घटना देखने के बाद? आप एक खुद महिला है, किस तरह से इसको आप रखते हैं?
यकीनन हाँ मुकेश, ये जो घटना घटी है ये वो महिलाओं के सम्मान पर एक जो है सवाल खड़ा करती है। और बात अगर जातिवाद की जाए तो हमारे देश में जातिवाद और वर्णवाद के जो है जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है कि उसका कुछ ना कुछ फ़र्क जो है वो महिलाओं की सुरक्षा पर, महिलाओं की इज्जत पर हमें देखने को मिलता है। और बात अगर इस घटना की जाए तो इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जब बात करें अगर दिल्ली के निर्भया कांड की, जब वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था तो वो शहर का मामला होने की वजह से, राजधानी का मामला होने की वजह से सभी एक साथ आ गए थे, सभी ने प्रोटेस्ट किया, मार्च निकाला और आखिर उस मामले में न्याय मिल गया। लेकिन जब ऐसी कोई घटना घटती है किसी गांव में, जैसे वाशिम के रिसोड में ये घटना घटी है, तो वहाँ पर ये मामला बहुत जल्दी दबा दिया जाता है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक जातिवाद की जो जड़ें हैं वो भी हमें देखने के लिए मिलती है। और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही है। और हम कहें कि सिर्फ लोग ही नहीं, लोग स्त्रियों को सिर्फ एक मतलब महिला को सिर्फ जाति के नाम से भी देखते हैं कि अगर ये किसी उच्च वर्णीय जाति की है तो उसके लिए हम प्रोटेस्ट करके बाहर आएंगे। और जब कोई ऐसा मामला दलित समाज की महिला के साथ आता है तो सब चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। और ये बात सिर्फ आम जनता तक लागू नहीं होती मुकेश, क्योंकि हम आमतौर पे देखते हैं कि पुलिस प्रशासन भी कुछ ऐसा ही रवैया अपनाती है, जो कि इस मामले में भी हुआ है। और पुलिस रसूख वाले लोगों के मतलब उनसे बात करके, उनसे सेटिंग करके काफ़ी मामला जो है ये दब जाता है। और दलित वर्ग के एक महिला होने की वजह से इस मामले को वही दबा दिया जाता है। इस मामले को सिर्फ महिला की इज्जत या उसके सम्मान के तौर पे तौल की नहीं देखा जाता। जैसे कि मोनिका ने कहा कि अभी 2 दिन पहले ही हमने महिला दिवस मनाया, जहाँ पे हम महिलाओं के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पूरे महाराष्ट्र भर में जो है पुलिस स्टेशन में बड़े बड़े कार्यक्रम लिए गए, जहाँ पर महिलाओं के गौरव के बारे में बात की गई। पर जब सच में ऐसी कोई बात आती है, जब महिलाओं के लिए स्टैंड लेने की बात आती है, तो यहीं पर पुलिस प्रशासन जो है वो जाति के नाम पर महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए पीछे हो जाती है। मुकेश। मोनिका, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या एक महिला दिन पर सिर्फ महिलाओं का सम्मान करके ही महिलाओं का आदर किया जा सकता है, या फिर इस समाज को बदलने की ज़रूरत है, इस समाज को सोचने की ज़रूरत है, इस समाज को एक सम्मान जो कुछ अपने भीतर अपने घर से शुरू करने की ज़रूरत है? क्या लगता है आपको इस घटना के बाद में और महिला दिन के बाद में? अगदीच मुकेश, या घटनेनंतर नाही तर अशा अनेक म्हणजे जितक्या पण घटना होत आहेत त्या प्रत्येक घटनेनंतर असं वाटतंय की म्हणजे महिलांना स्वतःच्या देशात सुरक्षा नाही आहे, स्वतःच्या गावात सुरक्षा नाही आहे, स्वतःच्या घरात सुरक्षा नाही आहे। म्हणजे त्या पोलिसांकडनं अपेक्षा करू शकतात, घरच्यांकडनं अपेक्षा करू शकतात स्वतःच्या संरक्षणाची। मात्र आतासुद्धा महिलांना म्हणजे एक जुडो कराटेसाठी क्लासला पाठवल्या जातात। ज्या महिला, ज्या छोट्या मुली असतात त्यांना संगीतासाठी, डान्सच्या क्लासला न पाठवता जे घरचे लोक आहेत ते विचार करतात की हिला सुरक्षेसाठी आम्ही जुडो कराटे क्लासला पाठवायला पाहिजे। म्हणजे परिस्थिती इतकी बिकट आहे की मुली ज्या आहेत त्या स्वतःच्या संरक्षणाचा विचार कुठपर्यंत करू शकतात आणि कुणाकडनं महिलांनी अपेक्षा करावी। म्हणजे आतापर्यंत जी संकल्पना होती, मिडल क्लास फॅमिली झाली, हाय क्लास फॅमिली झाली, कुठलाही वर्ग झाला, जे 7च्या आत मुलींनी घरात यायला पाहिजे, कपडे कसे घालायला पाहिजेत याच्यावर कमेंट केलं जातं। महिला ज्या छोटा म्हणजे मुली ज्या छोटा असतात त्यांच्यासोबत पण हा प्रकार घडला जातोय। म्हणजे मुलींनी कपडे घालायला पाहिजेत, कसे घालायला पाहिजेत याच्यावर कमेंट होतं। मात्र ज्या छोट्या मुलींसोबत होत आहे ते कुठं ना कुठं मानसिक विकृती आहे। त्याच्यामुळं घरच्यांपासनं म्हणजे जे घरचे आहेत त्यांची अशी शिकवण द्यायला हवी की स्वतःची सुरक्षा कशी करायला हवी महिलांनी। कारण आता महिला कुणाकडनंही अपेक्षा करू शकत नाही, इवन पोलिसवाल्यांकडनंही अपेक्षा करू शकत नाही। कारण घटना घडल्यानंतर जे आरोपी आहेत त्यांना पोलिसांकडनं अभय दिलं जातं। त्यामुळं महिलांना म्हणजे घरूनच कुठं ना कुठं तसं शिकवण द्यायला हवी की तुम्ही स्वतःचं संरक्षण स्वतः करा। म्हणजे मुलींनी असं बोलायला नको, मुलींनी तसं बोलायला नको, ही शिकवण न देता तुम्ही स्वबळावर राहा, तुम्ही स्वतःचं संरक्षण स्वतः करा। जेणेकरून रस्त्यावर जाताना कुणी कमेंट केलं तर त्याला तिथल्या तिथं प्रत्युत्तर द्या, त्याच्या गुन्हेगारीला म्हणजे आळा घालू, तुम्ही स्वतः पदरेखाली घेऊ नका, त्याला उत्तर द्या, अशी शिकवण घरच्यांकडनं दिली पाहिजे। आणि जे जुडो कराटे क्लास आहेत ते म्हणजे शहरांच्या सिटी लेवलवर होतात, खेड्या गावातल्या मुलींचा प्रश्न आहे, शेतकऱ्यांच्या मुली आहेत, मजदुरांच्या मुली आहेत, त्यांच्याकडे 2 वेळचं खायला जेवण नसतं, ते स्वतःच्या संरक्षणासाठी क्लासेस लावू शकत नाही। त्याच्यामुळे कुठं ना कुठं प्रशासकीय लेवलवर जे आहे, शासकीय लेवलवर त्यांनी सुद्धा महिलांना कुठं ना कुठं संरक्षणाच्या ज्या धडे आहेत त्या राबवायला हव्यात। आणि जी काही कुठला पण उपक्रम होतो तो घरून आधी सुरुवात व्हायला हवी, म्हणजे मानसिकता जी आहे समाजातली ती बदलायला हवी असं मला वाटतं। मुकेश। तो मोनिका, आप बने रहिए हमारे साथ, हम चलते सीधा चेतना के पास। चेतना, जिस तरह से मोनिका ने कहा कि सुरक्षा का एक कहीं न कहीं मसला है, अपने घर से सुरक्षा करनी चाहिए, अपने घर से सुरक्षा का महत्व समझाना चाहिए। आप खुद नागपुर की रहवासी है, आप क्या मानती है कि आप अपने घर में सुरक्षित है इस घटना के बाद?
यकीनन मुकेश, मोनिका ने यहाँ पे जो बात कही कि महिला की सुरक्षा के ऊपर उसे जूडो कराटे सिखाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे बात आपको बताना चाहूँगी कि एक महिला को अगर हम जूडो कराटे सिखा भी देते हैं, लेकिन उस वक्त वो महिला अपने घर पे थी और जब 7 लोग एकदम से उस पर हमला करते हैं, उसका विनयभंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो महिला जिसे सब कुछ आता है, जो ट्रेन है, वो 7 लोगों से किस प्रकार जूझ सकती है। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि महिला कहीं बाहर गई, उसके साथ कहीं और छेड़खानी की गई, उसके साथ विनयभंग किया गया। यहाँ पर घर बैठी महिला पर रात 11:30 बजे उसका दरवाज़ा खटखटाया जाता है और कोई उसके घर में एकदम घुस कर आता है और उसके साथ ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश करता है और उस मामले को दबाने के लिए उसके ऊपर रॉकेट छिड़क कर उसे जला दिया जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पे महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो आज जो अपराधियों की हिम्मत जो है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो किसी के घर में घुसकर उसे मार के उसकी इज्जत लूटने में और उसे मतलब मार डालने में भी उसकी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा आजकल का माहौल हो गया है। तो इसमें ऐसे में हम नागपुर शहर में रहते हैं, नागपुर शहर में भी कई ऐसी वारदातें देखने के लिए मिलती है, लेकिन अगर बात हम ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो वहाँ पर ऐसी वारदात बहुत ज़्यादा होती है और वो छुप जाती है, दब जाती है। अगर ये मामला जब पीड़ित महिला का जो अगर वीडियो है वो अगर सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता तो शायद 20 दिन बाद भी ये मामला जो है हमें नज़र नहीं आता, हमें दिखाई भी नहीं पड़ता, उस महिला की मौत हो जाती है और यहाँ पर वो जो अपराधी है, जो 7 अपराधी है, वो खुलेआम घूमते रहते। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगी कि अगर महिलाओं के लिए हम कुछ करें तो ये जिम्मेदारी जो है प्रशासन की भी होती है कि हम एक महिला को कैसी सुरक्षा देते हैं। आज महिला ना अपने घर पे सुरक्षित है, ना रास्तों पर सुरक्षित है। तो ये सवाल मैं पुलिस प्रशासन से और हमारी सरकार से ज़रूर ये करना चाहूँगी कि ऐसा होते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है कि महिलाओं के लिए हम कुछ भी करें, लेकिन जब घर में ही महिला सुरक्षित नहीं है तो हम दूसरी उम्मीद क्या कर सकते हैं। मुकेश, चेतना और मोनिका, आप हमारे साथ बने रहते हैं। हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता स्वप्निल पराट की ओर। स्वप्निल, जिस तरह से आपने मोनिका और चेतना की बातें सुनी, कहीं न कहीं सुरक्षा का एक मसला है। इस घटना के बाद में वो खुद सुरक्षित महसूस नहीं करती है और कहीं न कहीं इन दोनों हमारे जो महिला प्रतिनिधि है उन्होंने, आपके जो महिला सहयोगी, उन्होंने कहीं न कहीं सुरक्षा का मसला घर से शुरू करने की बात कही है और कहीं न कहीं प्रशासन के सामने एक सवाल खड़ा किया है। क्या कहेंगे? देखिए मुकेश, की अगर बात जो जिस तरीके से मोनिका और चेतना ने सामने रखी है, यकीनन कि ये एक सुरक्षा का मसला भी है, क्योंकि आजकल महाराष्ट्र ही क्या पूरे दिल्ली या फिर बात कर लीजिए पूरे देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रॉपर इंतज़ाम तो किए जा रहे हैं, मगर एग्जीक्यूट में कहीं ना कहीं कमी हो रही है। या तो कह लीजिए वो एक तो पेपर वर्क में ही है, या फिर जो पुलिस की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं दिख रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से मुकेश मैं बात कहना चाहूँगा कि निर्भया कांड की जिस तरीके से मोनिका और चेतना ने कहा था कि वो अगर दिल्ली में कांड हुआ था इसलिए वो निर्भया कांड को लेके इतना हाईलाइट हुआ था, मगर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भंडारा के खैरलांजी जो हत्याकांड हुआ था, जहाँ पर आप सभी को पता है कि भोतमांगे परिवार में से सिर्फ एक जो बचा था, भैयालाल भोतमांगे, वो जीवित बचा था, बाकी उसके पूरे जो परिवार है उसको बड़ी नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी और इसमें पूरा गांव शामिल था और इस घटना को भी दबाया गया था मुकेश। मगर जैसे जैसे मीडिया में ये बात आना शुरू हुई, जैसे जैसे समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में बात आना शुरू हुई, तो आपको भी पता है कि जिस तरीके से खैरलांजी हत्याकांड में फिर जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर ये मैटर उठा, बॉम्बे हाई कोर्ट में मैटर उठा और जिस तरीके से दोषियों को सज़ा हुई मुकेश, जिस तरीके से आपको कोपरडी का भी मामला पता है कि कोपरडी में भी वैसा ही हुआ। मगर सबसे अहम बात मुकेश ये आती है कि एट्रोसिटी, खैरलांजी हत्याकांड में भी एट्रोसिटी नहीं लगाई गई, कोपरडी मामले में भी एट्रोसिटी नहीं लगाई गई। अभी भी जो मांग है, जिस तरीके से लोगों का कहना है और जिस तरीके से जो सोशल मीडिया में ये जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद में मुकेश लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने ये मुद्दा उठाया है और उसके बाद से पूरे महाराष्ट्र भर में राजनीतिक गलियारों में ये हलचल पैदा हो गई है। और उसके बाद हमने आज सुबह ही हमारे जो वाशिम के संवाददाता हैं उनसे भी बातचीत की, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से लॉर्ड बुद्धा टेलीविज़न ने ये समाचार को उठाया, ये घटना को पूरा मामला उठाया और साफ तौर पर लॉर्ड बुद्धा चैनल भी यह कह रहा है कि जो दोषी है उन पर एट्रोसिटी लगाई जाए करके। और उसके बाद से मुकेश रिसोर्ट पूरा छावनी में तब्दील हो चुका है, वहाँ पर बाहर के जो व्यक्ति हैं उन्हें अंदर आने जाने से मनाही की जा रही है, मीडिया कवरेज नहीं करने दिया जा रहा मुकेश। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन भी जाग गया है और अब लगता है कि कुछ ना कुछ जो मसला है, जिस तरीके से ये मामले को लॉर्ड बुद्धा चैनल ने उठाया था, वो अब पूरा एक जन आंदोलन बनने जा रहा है मुकेश।
जी, लेकिन स्वप्निल, मैं आपके पास फिर से आऊँगा कि आखिर पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, इस पुरुष प्रधान समाज में ऐसी कई सारी बातें जो होती है वो झकझोर देने वाली होती है, तो उसमें कई ऐसी बातें हैं जो महिलाओं को एक तरफ से पुरुष सम्मान भी देता है और वही उसका अपमान भी करता है। तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं इस पुरुष प्रधान समाज को अब समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये मामला जो कि वाशिम के रिसोर्ट से सामने आया हुआ है, तो कहीं न कहीं समझने की ज़रूरत है और एक तरह से आत्ममंथन या आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है हमें। जी देखिए मुकेश, कि जिस तरीके से पुरुष प्रधान जो व्यवस्था है ये मुकेश शुरुआत से ही चली आ रही है। ये नई बात नहीं है कि पुरुष प्रधान का ढिंडोरा पिटा जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान की जो मानसिकता है मुकेश, वो कहीं ना कहीं अब चेंज होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से अगर आप देखोगे कि जहाँ पर भी बलात्कार होता है, जहाँ पर भी विनय भंग के मामले सामने आते हैं, वो कहीं ना कहीं जो आरोपी होता है, एक तो वह उसका रिश्तेदार होता है या फिर पड़ोस में रहने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मानसिकता बदलनी चाहिए पुरुषों की, वो अभी तक नहीं बदली है। उस वजह से आप लोग आए दिन देखते हैं कि चाहे बसेस हो, चाहे रेलवे गाड़ियां हो, या फिर टैक्सीज़ हो, या फिर आप कॉलेज में चले जाइए या फिर आप स्कूल में चले जाइए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर विनय भंग के मामले सामने आते हो या फिर बलात्कार के मामले सामने आते हो, तो कहीं ना कहीं जो बलात्कार करने वाला व्यक्ति हो या फिर बलात्कार करने वाला आरोपी हो, वो कहीं ना कहीं जो पीड़ित है उसका एक तो रिश्तेदार निकलता है या आस पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति निकलता है मुकेश। तो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान जो समाज जिसका भी आप ये बातें कर रहे थे, कहीं ना कहीं पुरुषों की मानसिकता बदलनी चाहिए। और उन्होंने जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी मुकेश, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मामले रोके जाएंगे। चाहे आप पुलिस को कितना भी सामने ला दीजिए, चाहे कानून कितने भी कड़क कर दीजिए, जब तक मानसिकता जो है वो बदलेगी नहीं, तो समाज का रुख नहीं बदलेगा। जो महिलाओं को देखने का जो रवैया है मुकेश, वो नहीं बदलेगा। मुकेश, चेतना के बाद चेतना क्या कहेंगे, जिस तरह से आपकी सहयोगी मोनिका ने कहा है कि मानसिकता कहीं कहीं बदलने को होना, और लेकिन अगर शिक्षा की अगर बात की जाए कि इनके गुनाहों के जो जिन लोगों ने गुनाह किया उनको शिक्षा की अगर बात की जाएगी, तो किस तरह की आप इनको सज़ा की ये करते हैं और किस तरह की सज़ा इनको मिलनी चाहिए? हाँ मुकेश, यकीनन महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, तो मोनिका ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो पुरुष प्रधान जो मानसिकता है उसे बदलना है। और सच में वक्त आ गया है कि जो पुरुष वर्ग है वो आत्मचिंतन करे, क्योंकि ये वक्त आ गया है। महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं है, और बात अगर उनकी सज़ा की जाए तो उन्हें इतनी कठोर सज़ा मिलनी चाहिए सातों अपराधियों को कि याद रखे, वाशिम की नहीं पूरे महाराष्ट्र की जनता याद रखे कि एक महिला पर हाथ डालने का, उसके इज्जत से खेलने का, उसे जान से मारने का क्या परिणाम होता है। मुकेश, आज के दौर में महिलाएं 1 महीने की बच्ची हो या 100 साल की महिला है, वो सुरक्षित नहीं है। बात घर की नहीं, रास्तों की भी की जाती है कि अब जब हम रास्ते पे, हम कब तक महिलाओं को सिर्फ पुरुष प्रधान मानसिकता के बीच में घेरे में खड़ा रखेंगे? कब तक उसके पिता, उसका भाई, उसके पति, उसका बेटा उसके साथ चलेगा, और कहाँ तक उसके साथ चलेगा? एक ना एक वक्त ऐसे आता है कि जब महिलाओं को फ्रीडम की ज़रूरत होती है। आज महिला हर एक काम करती है, कॉलेज स्कूल जाकर एजुकेशन लेती है और नौकरी के सिलसिले में बाहर जाती है, तो कब तक हम उसको एक 4 दीवारी में और अपनी नज़र कैद करके रखेंगे? तो अब ये वक्त आ चुका है कि जो पुरुषों की है जो मानसिकता ज़रूर बदले, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं घर से होनी चाहिए। जिस तरह हम एक लड़की को ट्रीट करते हैं कि ऐसा मत करो, वैसे मत करो, ऐसे मत करो, ठीक उसी तरह जो है पेरेंट्स ने लड़कों पे भी वही संस्कार देने चाहिए कि तुम्हारी बहन है, तुम्हारी ये है, तो तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो, कैसा। और यहाँ पर और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जो पुरुषों की जो मानसिकता है, पुरुषों की नहीं, जो की मानसिकता है वो 2 तरह की हो चुकी है। एक तो कि ये जिस महिला के साथ अगर अत्याचार हुआ है, अगर वो किसी बहुजन वर्ग से या दलित वर्ग से आती है, तो उसकी तरफ देखने का जो है लहजा ही बदल जाता है। उसके लिए प्रोटेस्ट करने का, उसके लिए न्याय मांगने का, या फिर 2 कदम आगे बढ़ के उसके लिए कुछ करने का जो है वो मानसिकता ही बदल जाती है। और ये कहीं ना कहीं इस मामले में भी हमें देखने को मिला है कि जब ये मैटर जब उभरा और जब महिला ने बयान दिया, तो उस वक्त पुलिस ने ही कहा, जब मीडिया वाले रिसोर्ट पहुंचे तो पुलिस ने ही कहा कि इस मामले में ज़्यादा हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जातिवाद का मामला है, दंगा हो सकता है। तो ऐसे कुछ मामले बाहर आते हैं। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो अपराधी, इनको इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे उनकी रूह कांप जाए कि हम अगर एक महिला के साथ ऐसा करते हैं तो हमें जो है वो कानून कैसी हमें सज़ा दे सकता है। और इसके लिए कानून व्यवस्था को सोचना पड़ेगा कि ऐसे गुनहगारों के लिए वो क्या सोचती है। मुकेश,
स्वप्निल, क्या कहेंगे आप जिस तरह से आपने चेतना की बातें सुनी है और जिस तरह से अभी जो बातें जो सामने आ रही है कि वहाँ पर छावनी जैसा, क्योंकि रिसोर्ट में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, छावनी जैसा माहौल है, एक तरह से प्रशासन को कहीं न कहीं एक संकेत है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाए और जल्द से जल्द इस मैटर को शांत किया जाए, नहीं तो ये फिर से खैलान जी और बाकी जो मुद्दे जो महाराष्ट्र में घटे वैसे होंगे। जी देखिए कि जिस तरीके से ये मामला जो है सामने आया है और मैंने पहले ही कहा है कि जिस तरीके से लॉर्ड बुद्धा चैनल ने इस घटना की, इस मामले की हर पल की जानकारी ले रही है और पूरे दर्शकों के बीच में पहुंचा रही है। अगर बात की जाए रिसोर्ट की, तो वहां पर जिस तरीके से छावनी का माहौल है, क्योंकि लोगों को लग रहा है, वहाँ के पुलिस प्रशासन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये मामला जो है अगर मीडिया के सामने और आगे बढ़ गया या फिर उन पुलिस वालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसके पिता, पीड़ित के पिता पुलिस वालों के पास गए थे और पुलिसों ने कुछ भी नहीं सुनी है और फिर दबाव में आकर कहीं न कहीं पुलिस ने अभी मामला दर्ज किया है मौत के बाद में, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी यकीनन कि देखिए कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, पीड़ित के जो पिताजी है वो खुद वहाँ के पुलिस निरीक्षक से मिले थे, वहाँ पर जाकर उन्होंने बात कही थी कि जिस तरीके से 7 लोग आए हैं और जिस समय उनके जो पिताजी ने पुलिस को कहा था कि नहीं, कि जो पीड़ित महिला है उसके साथ 7 लोग घर में घुसे, उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद फिर उसे जिंदा जलाया गया। मगर पुलिस वालों का साफ तौर पर कहना था, और जिस तरीके से पीड़िता ने एक वीडियो द्वारा एक बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि नहीं की करके मेरे साथ विनय भंग हुआ है और जिस समय बलात्कार की कोशिश की जा रही थी तो मैं रोकने गई और उसमें तेज आकर जो आरोपी है उन्होंने मुझ पर मिट्टी तेल छिड़ककर मुझे आग के हवाले कर दिया मुकेश। उसके बाद में देखिए कि जिस तरीके से 20 दिन बाद ये घटना जब सामने आती है, जब वायरल वीडियो होता है, 20 दिन बाद जब लोग जागते हैं, उसके बाद में पुलिस प्रशासन जाग उठता है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ तय मानी जा रही है कि पुलिस प्रशासन का भी इसमें कहीं ना कहीं एक प्रमुख भूमिका है, जिस वजह से वो भी आरोपी के कटघरे में है। क्योंकि 20 दिन को लेकर अगर जिस तरीके से मुकेश बात की जाए तो गवाहों को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। जो पीड़ित है उसने वीडियो में साफ तौर पर 2 लोगों के नाम लिए थे, जो 2 आरोपी थे, उसमें एक रंजीत देशमुख है और एक देविता देशमुख है, जो कि आपस में भाई थे। मगर जो बाकी के जो 5 लोग हैं वो उसे पीड़ित जो महिला थी वो पहचानती नहीं थी। तो सबसे अहम बात यह है कि जो वो 5 आरोपी है वो अभी खुलेआम घूम रहे हैं, वो है कौन। सबसे पहली बात, अगर 2 आरोपी का पुलिस ने तो गिरफ्तार उन्हें कर लिया, मगर सबसे अहम बात है कि पुलिस उनके तरफ से कितना PCR मांगती है और पुलिस उन्हें किस तरीके से ट्रीट करती है, और क्या वो जो आरोपी है वो बाकी के जो 5 लोग हैं जो अभी घूम रहे हैं, क्या उनका नाम बताएगी। तो उसकी वजह से जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है और धीरे धीरे लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ रहा है, तो उस वजह से जो रिसोर्ट गांव है उसका पूरा जो वातावरण है वो बदल चुका है। तो कह सकते हैं कि आज जो रिसोर्ट गांव है वो एक बारूद के ढेर पर खड़ा है मुकेश। सिर्फ जो है तिल्ली लगाने की देरी है कि कब ये जन आंदोलन सामने जाएगा और पुलिस प्रशासन को मुक्की खानी पड़ेगी, या फिर कह लीजिए कि पुलिस प्रशासन के विरोध में भी ये जो जन आंदोलन जा सकता है उसकी वजह से, या फिर कह लीजिए पुलिस कहीं ना कहीं डरी हुई है कि जो गांव है वो कहीं ना कहीं जाग ना जाए और पुलिस के विरोध में ना चला जाए। उस वजह से पूरी छावनी का रूप दिया गया है रिसोर्ट को। मुकेश। बिल्कुल स्वप्निल ने संकेत दिए हैं कि जो कि रिसोर्ट में जो ये घटना हुई है, जो गांव में घटना हुई है, वो गांव बारूद के ढेर पर खड़ा है और धीरे धीरे अम्बेडकरवादी जो संगठन है या फिर जिन लोगों को इस घटना ने झकझोर दिया है वो लोग कहीं न कहीं जाग रहे हैं और ये कहीं पूरे महाराष्ट्र में कहीं उग्र रूप धारण ना कर दे, ऐसा स्वप्निल का कहना है। हमारे तीनों प्रतिनिधियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, चेतना गानार और मोनिका अक्केवा और स्वप्निल पराड ने इस विषय पर रिसोर्ट की जो घटना हुई है वाशिम जिले में, जो कि महिला को पहले शारीरिक छेड़छाड़ की गई, विनय भंग किया गया, फिर उसको जिंदा जलाया गया, उसका वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो वायरल के बाद में अब कहीं ना कहीं उस गांव को छावनी का रूप के तहत तब्दील कर दिया गया है। तो हमारे तीनों प्रतिनिधियों का बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं और इस खबर पर बने रहेंगे। निर्भया मांगे इंसाफ। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।